नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड की ऑनलाइन क्लासेस में। आज साइंस का जो हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इस पाचन तंत्र में हमने एक तो मुख के बारे में संरचना पढ़ ली, मुख गुहा की संरचना पढ़ ली, ग्रास नली और आपके अमाशय की संरचना तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब अमाशय की संरचना के बाद में जो अगला हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके छोटी आंत से। किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं? छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ध्यान रखना, इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अब देखो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपके भाग जो अमाशय से स्टार्ट होता है, वो भाग कहलाता है आपके गृहिणी का भाग। कौन सा भाग कहलाता है? गृहिणी का भाग, ड्यूडोनम बोलते हैं जिसे। ठीक है, गृहिणी के बाद में अगला आता है आपके अग्रसूदांत्र। कौन सा आता है? अग्रसूदांत्र। और इसके बाद में अगला पार्ट आता है आपके सूदांत्र। कौन सा आता है? सूदांत्र। ये पार्ट आते हैं। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए, गृहिणी, अग्रसूदांत्र और सूदांत्र। अब देखो इस संरचना को समझना किस प्रकार से, जिस प्रकार से जैसे कि ये आपके अमाशय की संरचना यहाँ से शुरू होती थी। ठीक है, ये अमाशय की संरचना के बाद में यहाँ पे तो कौन सी आपकी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट जहाँ से आपके छोटी आंत स्टार्ट होती थी, ये साइड में तो कौन सी हो जाएगी? आपके बड़ी आंत वाला पार्ट। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप समझ लेना। अब देखो ये डायग्राम में आप पूरा क्लियर दिखाई दे देगा यहाँ पे। एक बार रफली मैंने डायग्राम बना दिया समझ आने के लिए। ठीक है, अब देखो ये छोटी आंत का भाग है पूरा। ये स्टार्टिंग वाला भाग जो आपके अमाशय से निकल रहा है, ये भाग कौन सा भाग कहलाता है? आपके गृहिणी का भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? गृहिणी का भाग। इसके बाद में ये भाग कहलाता है आपका कौन सा? अग्रसूदांत्र का भाग। कौन सा कहलाता है? अग्रसूदांत्र का भाग। ठीक है, और ये भाग आपके जो छोटी आंत का भाग जो बड़ी आंत से जुड़ा है, ये भाग कौन सा? आपके बड़ी आंत का भाग है। तो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ जो भाग है वो कौन सा भाग कहलाता है? आपके सूदांत्र का भाग कहलाता है। कौन सा कहलाता है? सूदांत्र का भाग कहलाता है। तो छोटी आंत के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए, गृहिणी वाला, अग्रसूदांत्र और सूदांत्र, ये आपके 3 भाग हो गए। अब ध्यान रखना, इनके अलग अलग कार्य, तीनों जो भाग है इनके तीनों में अलग अलग कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं ये समझना। देखो यहाँ पे जो गृहिणी वाला भाग है, इस गृहिणी वाले भाग में जो भी आपके एंजाइम होते हैं वो सारे एंजाइम आकर के मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? इस गृहिणी वाले भाग में, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कौन से भाग में आकर मिलते हैं? आपके इस गृहिणी वाले भाग में। तो यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? भोजन का पाचन। सर्वाधिक भोजन का पाचन आपके कहाँ पे होता है? गृहिणी वाले भाग में। क्यों? गृहिणी वाले भाग में, इस भाग में ध्यान रखना सारे एंजाइम आकर मिलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? सारे एंजाइम आकर मिलते हैं। तो सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? आपके इस गृहिणी वाले भाग में होता है। ठीक है, गृहिणी वाले भाग में पाचन। अब क्या होता है? पाचन यहाँ पे होता है तो भोजन आगे जाएगा, तो इसका अवशोषण कहाँ पे होगा? आपके अग्रसूदांत्र वाले भाग में। तो पूछे आपको एग्जाम में कि सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो वो कहाँ पे होती है? आपके अग्रसूदांत्र वाले भाग में। और फिर आगे पूछे कि आपको विटामिन और खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो उनका अवशोषण होता है आपके सूदांत्र वाले भाग में। सूदांत्र भाग में क्या होता है? विटामिन व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। विटामिन व खनिज लवणों का अवशोषण होता है, ये ध्यान में रखना। देखो तीनों के कार्य हो गए छोटी आंत में। गृहिणी का भाग है, इसका क्या कार्य हो गया? भोजन के पाचन का। सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया पूछे एग्जाम में तो कहाँ पे होता है? आपके इस गृहिणी वाले भाग में। और अग्रसूदांत्र वाले भाग में अवशोषण की प्रक्रिया होती है, और सूदांत्र वाले भाग में विटामिन व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और अगर एग्जाम में आपको इस प्रकार से पूछ ले कि भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत वाले भाग में। और छोटी आंत के भी अगर भाग आपको लिखना हो वहाँ पे, तो पाचन तो कहाँ पे होता है? गृहिणी में। और अग्रसूदांत्र में क्या होता है? अवशोषण। और विटामिन व खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पे होगा? आपके सूदांत्र वाले भाग में। कहाँ पे हो जाएगा? सूदांत्र वाले भाग में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संरचना तो हमने पढ़ ली इस छोटी आंत की। छोटी आंत आगे चल करके किस में खुलती है? आपकी बड़ी आंत में। जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है इसके चारों ओर, ये संरचना किसकी? आपकी ये जो भी मैं संरचना बनी है यहाँ पे, ये संरचना किसकी? आपके बड़ी आंत की। किसकी? बड़ी आंत की। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बड़ी आंत। अब देखो इस बड़ी आंत के भी अलग अलग भाग होते हैं।
ये हो गया आरोही भाग, ये अनुप्रस्थ भाग, ये अवरोही भाग और ये मलद्वार वाला भाग। तो इस बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले होता है आपके आरोही, दूसरा होता है आपके अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ के बाद में थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा? अवरोही, और फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगा? मलद्वार भाग, मलद्वार। ये तो बड़ी आंत के कितने भाग हो गए? 4 भाग। ये तो हो गया इतना वाला जो आपके इतना सा पार्ट है, ये कौन सा हो गया? आरोही। ये हो गया आपके अनुप्रस्थ भाग, और ये कौन सा हो गया? आपके अवरोही, और ये कौन सा हो गया? आपके मलद्वार वाला भाग। अब देखो आरोही भाग में क्या होता है? आरोही भाग जहाँ से आपकी छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी होती है, तो यहाँ पे एक प्रवर्ध रहता है। आप देखना डायग्राम पाचन में जब मैंने डायग्राम बनाया था, एक छोटा सा प्रवर्ध बनाया था। उस प्रवर्ध को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। या इसे क्या कहते हैं? परिशेषिका, हिंदी में बात करें तो परिशेषिका। अब देखो इस अपेंडिक्स या परिशेषिका का कार्य क्या होता है कि जो बंदर होते हैं उनमें भी ये पाई जाती परिशेषिका या अपेंडिक्स। हम जब क्या थे? बंदर के रूप थे, मतलब हमारा पूर्वज किसे मानते? बंदरों को ही मानते हैं। तो बंदर उस समय क्या खाते थे? आपके पादप पेड़ पौधे खाते थे। तो इन पेड़ पौधों में क्या होता था? सेल्यूलोज। क्या होता था? सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए क्या होती थी? आपके परिशेषिका। बट अब तो हम पेड़ पौधे खाते नहीं है, तो सेल्यूलोज होता ही नहीं है। तो ये आपके क्या एक रूप से आपके अवशेषी अंग के रूप में रहेगी। क्या है? अपेंडिक्स या परिशेषिका। ठीक है। अब देखो इसमें जो बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है, यहाँ पे ये अपेंडिक्स वाला भाग हो गया। अब क्या पड़ता है? जैसे यहाँ पे छोटी आंत से भोजन किस में जाएगा? इस बड़ी आंत में जाएगा। तो किस में से गुजरेगा? आपके सबसे पहले आहारोही भुजा में से। ठीक है। तो आहारोही भुजा का कार्य लिखना होता है, तो क्या लिखते हैं कि इसमें जल का अवशोषण, किसका अवशोषण किया जाता है? जल का अवशोषण। जल का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है? आपके इस आहारोही भुजा में किया जाता है। जबकि आपके विटामिन व खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पे होता है? शुद्ध आंत्र वाले भाग में। इस इतने से पार्ट में किसका अवशोषण हो जाता है? आपके विटामिन व खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। ठीक है। और अनुप्रस्थ भाग क्या होता है? फिर आपके आहारोही भुजा से भोजन कहाँ पे जो अपशिष्ट होता है लस्ट में, वो कहाँ पे जाता है? अनुप्रस्थ में। अनुप्रस्थ से आपके अवरोही में, अवरोही द्वारा आपके मलद्वार में, और मलद्वार के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है। ये इतना आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने बता दिया। अब बड़ी आंत, ये तो हमने आहार नाल के संपूर्ण भाग पढ़ लिए। देखो वापिस आहार नाल के मैंने 2 भाग बताए थे, उन 2 भागों को वापिस एक बार आप समझ लो। पाचन तंत्र के आपके कितने भाग थे? पाचन तंत्र के भाग कितने थे? 2 भाग थे। कौन कौन से भाग थे? एक तो भाग था आपका आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा कौन था? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियों का। ठीक है। अब आहार नाल में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो मुख के बारे में पढ़ लिया, मुख गुहा की संरचना पढ़ ली थी हमने। इसके बाद में ग्रसनी के बारे में पढ़ लिया, फेरिंग्स के बारे में, ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया था, अमाशय के बारे में पढ़ लिया। अमाशय के बाद में छोटी आंत के बारे में पढ़ लिया था हमने। छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिया, और मलाशय के बारे में पढ़ लिया, या मलद्वार बोल सकते हो, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। ये कंप्लीट आहार नाल का भाग आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। अब क्या होता है, हमें किसके बारे में पढ़ना है? अब पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ना। इस आरेख को आप ध्यान में रखना, जिससे कि हमारे माइंड में रह सके कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। अब देखो पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां मैंने बताई थी आपको। एक तो लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। लार ग्रंथि के अलावा हमें यकृत ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? यकृत ग्रंथि के बारे में। यकृत ग्रंथि के अलावा हमें एक ग्रंथि पढ़नी है, कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़नी? अग्नाशय ग्रंथि पढ़नी है। ठीक है। ये आपके 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ना। आहार नाल का भाग कंप्लीट हो गए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके जो पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पाचक ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले आपके लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। तो इसमें आपको क्या याद रखना? एक तो याद रखना कि ये आपके कहाँ पे होती है? मुख गुहा में पाई जाती है। ये तो सब जानते हैं। लार ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? आपके मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मुख गुहा में। अब ध्यान रखना कि लार में अनेक सारे एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम, जो भोजन को क्या करते हैं? लसलसा बनाते हैं, और इसके साथ ही भोजन के साथ कोई जीवाणु रहते हैं, उन जीवाणुओं को क्या करते हैं? नष्ट करने का कार्य करते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लार का माध्यम होता है, लार का माध्यम
लार का माध्यम होता है आपके क्षारीय, हल्का क्षारीय बोल सकते हो। और इसका पीएच की बात करें तो पीएच होती है 7.4 पीएच। इसकी पीएच कितनी होती है आपके 7.4 पीएच होती है, ये ध्यान में रखना। अब देखो इसमें क्या याद रखना आपको, पीएच की बात कर ली 7.4 पीएच होता है। इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही भोजन में आपकी लार मिलती है, ठीक है, लार मिलती है तो भोजन के मतलब जो भी आपके मुख गुहा होती है उसका माध्यम कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना एक बात कि जैसे ही भोजन में लार मिलाई जाती है भोजन कैसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है। और इस प्रकार का जो भोजन का रूप होता है वो कौन सा कहलाता है, बोलस कहलाता है, बोलस। लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम याद रखना। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, ये ध्यान में रखना। लार में उपस्थित एंजाइम का नाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है और एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि टाइलिन एंजाइम का आपकी किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और इसका कार्य क्या होता है। अब देखो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मैंने जब पाचन स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको ये बताया था CPF 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, मुख में। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, आमाशय में। वसा का पाचन कहाँ पे होता है, आपकी छोटी आंत में, ये मैंने बताया था वहाँ पे छोटी आंत में। अब देखो यहाँ पे मुख में आपके किसका पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। तो ध्यान रखना इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में कौन से एंजाइम के द्वारा होगा, आपके टाइलिन एंजाइम के द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। और ये टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है, आपकी लार ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। अब लार ग्रंथि आपकी 3 जगह उपस्थित होती है, आप बोल सकते हो कि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। लार ग्रंथि 3 जगह उपस्थित होती है या बोल सकते हो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो होती है आपके कर्ण पूर्व ग्रंथि, एक होती है आपके अधोजंब ग्रंथि, एक होती है आपके अधोजीवा। अब देखो कर्ण पूर्व ग्रंथि मतलब कानों से पहले, यहाँ पे गालों में पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, कर्ण पूर्व ग्रंथि। अधोजंब ग्रंथि मतलब आपके जीभ के नीचे की ओर पाई जाने वाली कौन सी हो जाएगी, अधोजंब ग्रंथि। और अधोजीवा ग्रंथि मतलब जिस जीभ के पीछे की ओर पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, आपके अधोजीवा ग्रंथि। तो ये आपके लार ग्रंथि ध्यान रखना 3 प्रकार की पाई जाती है, कर्ण पूर्व, अधोजंब और अधोजीवा, ठीक है। ये आपके लार ग्रंथि हो गई 3 प्रकार की। अब देखो लार ग्रंथि का हमने कार्य भी पढ़ लिया, एंजाइम भी पढ़ लिया, कैसा माध्यम होता है, क्षारीय माध्यम होता है। अगला हमें पढ़ना है इस यकृत ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, यकृत ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके इस यकृत ग्रंथि के बारे में। और इसमें ध्यान रखना कि हमारे शरीर की एकमात्र सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि का पूछे आपको तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, आपके यकृत ग्रंथि हो जाएगी। और अगर अंतःस्रावी ग्रंथि का आपके नाम ले कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो कौन सी होगी, आपके थायराइड ग्रंथि। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको नाम लिखना है यकृत ग्रंथि। और अगर पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो वो कौन सी ग्रंथि होगी, आपके थायराइड ग्रंथि होगी, ठीक है। अब देखो इस यकृत के कार्य पढ़ते हम कि यकृत का कार्य क्या होता है। सेकेंड नंबर जो ग्रंथि है कौन सा है, यकृत। यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं, और आम भाषा में कलेजा, ठीक है। अब देखो जब मैंने पाचन तंत्र का डायग्राम पढ़ाया था तो वहाँ पे इस प्रकार की मैंने एक संरचना बनाई थी लीवर की। इसके अंदर ध्यान रखना आपके 2 पालियाँ पाई जाती है, ठीक है। एक को बोलते हैं आपके उदर वाली, तो उदर वाला भाग कौन सा होता है, आपके बायां भाग, और इधर वाला कौन सा होता है, दायां। तो ये पाली तो कौन सी हो जाएगी, आपके दाईं पाली, कौन सी हो जाएगी, दाईं पाली। और इधर वाली पाली कौन सी हो जाएगी, बाईं पाली, बाईं पाली। और इस लीवर का या यकृत का आप भार ध्यान रखना कितना होता है, आपकी 1.5 किलो होता है, ठीक है। 1.5 किलो लीवर का भार होता है। अब क्या होता है, जो दाईं पाली होती है इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है और उसको कहते हैं पित्ताशय, या इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर, ठीक है। और ये क्या आपके यकृत की या लीवर की संरचना। अब पित्ताशय के द्वारा आपके एक पित्त रस का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाता है, पित्त रस का। और ये पित्त रस ध्यान रखना पित्त वाहिनी के द्वारा, कौन सी वाहिनी, वाहिनी मतलब नलिका, ये आपके पित्त वाहिनी के द्वारा ये पित्त रस
ध्यान रखना, पित्तरस पित्त वाहिनी के द्वारा कहाँ पे पहुंचता है? आपके इस ग्रहणी वाले भाग में पहुंचता है। कौन से भाग में? इस ग्रहणी वाले भाग में। कहाँ पे पहुंचेगा? आपके ग्रहणी वाले भाग में। और ग्रहणी का भाग कौन सा? आपके छोटी आंत का। जैसे ग्रहणी वाले भाग में ये पित्तरस पहुंचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका पाचन हो जाता है? ध्यान रखना, ये पित्तरस पाचन करता है आपके वसा का पाचन। वसा का पाचन करता है। कौन करता है वसा का पाचन? आपकी पित्तरस करता है। और कहाँ पे होगा इस वसा का पाचन? ध्यान रखना, ग्रहणी वाले भाग में। कहाँ पे होगा? इस ग्रहणी वाले भाग में। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है उस समय हमारे शरीर में रक्त का निर्माण तो कहाँ पे होता है? आपके यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत में। ठीक है ना। यकृत में ध्यान रखना विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और वो उन कोशिकाओं को कहते हैं कुफर सेल। क्या कहते हैं? कुफर सेल। ठीक है। भ्रूणावस्था में तो आपके ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में, जिसे आप प्लीहा भी बोल सकते हो कि इसमें एक और संरचना उपस्थित होती है जिसे क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन। ठीक है। और आपके जैसे वयस्क अवस्था में पूछे कि आरबीसी या रुधिर का निर्माण कहाँ पे होता है हमारे शरीर में, तो ध्यान रखना बोन मेरो में। ठीक है। कहाँ पे होता है? बोन मेरो में। और इस बोन मेरो को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अब देखो ये अस्थि मज्जा होता क्या है ना, कि अस्थि मज्जा होता क्या है कि जो आपके हाथ और पैर की जो लंबी लंबी हड्डियां हैं, उन हड्डियों के बीच में ऊतकों का एक समूह पाया जाता है। उन ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? बोन मेरो। और वयस्क अवस्था में इस बोन मेरो में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है। अब ध्यान रखना, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, इस आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का। जैसे 120 दिन के बाद में ये नष्ट होती है, तो ये नष्ट होने के बाद में कहाँ पे जाएगी? आपके इस कुफर कोशिकाओं के पास में। किसके पास में जाएगी? कुफर कोशिकाओं के पास में। ठीक है। तो इस कुफर कोशिकाओं को जाओ आपकी, या ये जो प्लीहा, तिल्ली या जो स्प्लीन होती है, इनको कहते हैं आपके आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि मृत होने के बाद में ये कहाँ पे चली जाती है? आपके स्प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन के पास में चली जाती है। लेकिन भ्रूण अवस्था में ध्यान रखना, रक्त का निर्माण कहाँ पे होगा? स्प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन में होगा। ठीक है। अब देखो एक और कार्य इस यकृत का यहाँ पे ध्यान देना। नाम क्या रहा है यहाँ पे? ये से ध्यान रखना, यहाँ पे यूरिया। यूरिया का निर्माण भी कहाँ पे होता है? आपके यकृत में। यूरिया का निर्माण भी कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और कार्य आप ध्यान रखना कि जो हमारे शरीर में अतिरिक्त भोजन रहता है, कि एक साथ में अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो भोजन होता है वो एक बार तो किस में बनता है? आपके ग्लूकोज में बनता है। तो ये सारा का सारा ग्लूकोज एक बार में तो हमारा शरीर काम नहीं ले सकता। तो इस अतिरिक्त ग्लूकोज को क्या कर लिया जाता है? संग्रहित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे कि बाद में इसको काम लिया जा सके। तो इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? आपके ग्लाइकोजन के रूप में। किस में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन के रूप में ये संग्रहित किसके पास में रहता है? जो आपका भंडारण करता है वो कौन करता है? यकृत करता है। मतलब क्या होता है कि शरीर में जो अतिरिक्त भोजन होता है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का संचय या संग्रहण कौन करता है? आपके यकृत करता है। ठीक है। और इस प्रक्रिया को, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजीनेसिस बोलते हैं। इतनी आप इसमें यकृत के बारे में ये बातें आप ध्यान में रखना। ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट ग्रंथि रहेगी ये हम पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, और इस ग्रंथि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ये स्पेशल ग्रंथि है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।